नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इंडस्ट्री यानी उद्योग। इसके बारे में हम लोग पूरे विस्तार तरीक़ा से पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग थ्योरी को देखेंगे। जैसे-जैसे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया है उस हिसाब से थ्योरी को जो है सेट किया गया है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग उद्योग चैप्टर को 2 वीडियो में देखेंगे यानी 2 पार्ट में। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 जो है इसके बाद आएगा और जल्द ही आएगा, ठीक है? तो इसमें बहुत सारे चीज़ हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट है, अगर आप पूरा वीडियो को देखते हैं तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले उद्योग को समझते हैं यानी इंडस्ट्री। देखिए, अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में उद्योग को शामिल किया जाता है। आप शुरू में ही पढ़ चुके हैं कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को शामिल किया जाता है। द्वितीय क्षेत्र में जो है वो उद्योग को शामिल किया जाता है यानी निर्माण और विनिर्माण को, और तृतीय क्षेत्र में सेवा को शामिल किया जाता है। तो जो उद्योग होता है इंडस्ट्री, उसको अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। उद्योग क्या करते हैं कि कच्चे माल का प्रयोग करके वस्तुओं का निर्माण और विनिर्माण करते हैं। इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि उद्योगों में कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है और वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। उन्हीं वस्तुओं का जो है उपयोग विभिन्न तरह के कार्यों में किया जाता है, ठीक है? भारत की बात करें तो भारत में जो है बहुत पहले से, आज़ादी के पहले से ही उद्योगों की समस्या थी। हमारे देश में उतने उद्योग नहीं थे। हस्तशिल्पकार बहुत ज़्यादा थे, मतलब हाथ से किसी भी तरह की चीज़ को बनाने वाले कलाकार जो हैं भारत में बहुत ज़्यादा थे। आज़ादी की पहले की बात करें तो आज़ादी के पहले भारत में जो है सूती वस्त्र का, रेशमी वस्त्र का, मलमल का, सूती पर छपे हुए वस्त्र, ये सब जो है पूरे विश्व में विख्यात थे। इनका मार्केट बहुत ज़्यादा था, पूरे विश्व के लोग इसको पसंद करते थे। जो भारत में हाथ से वस्त्र बनाया जाता था, उस पर फूल वगैरह छापा हुआ रहता था, तो वह सब जो है बहुत ज़्यादा लोग, विश्व के लोग पसंद करते थे जो भारत में बना था। लेकिन उससे क्या होता था कि हाथ से बनने के कारण बहुत धीमा कार्य होता था। मतलब क्योंकि हाथ से बनने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो बहुत धीमा कार्य होता था। लेकिन उसी समय क्या हुआ कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है उद्योगों की स्थापना करना, उद्योगों का आविष्कार करना। बहुत सारे उद्योग के आविष्कार हुए इंग्लैंड में, उसी को औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। अब औद्योगिक क्रांति की जब विकास हो गया इंग्लैंड में, शुरुआत हुआ, तो वहाँ पर धड़ल्ले से कपड़ा का निर्माण होने लगा, मतलब बहुत तेज़ी से। और भारत में जो है लोग हाथों से बनाते थे और वहाँ पर मशीनों से तैयार किया जाने लगा, जिससे क्या हुआ कि वो सबसे ज़्यादा मार्केट में वो अपना छाप छोड़ने लगे। सबसे ज़्यादा मार्केट में वो आ गए, क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति एक दिन में 1 बना सकता है कपड़ा, 2 बना सकता है, लेकिन वहाँ पर मशीन जो थी डेली सैकड़ों कपड़ा निकाल रही है। तो औद्योगिक क्रांति के चलते भारत के जो हस्तशिल्प थे उस पर बुरा प्रभाव पड़ा, बहुत खराब प्रभाव पड़ा, जिससे हम लोग धीरे-धीरे जो है पीछे चलते चले गए। और आज़ादी के बाद भी हम लोग जो है इसमें और उद्योगों में हम लोग विकास नहीं कर सके। इसलिए हमारे जो शुभचिंतक थे, हमारे देश के जो नेता थे, उन्होंने सोचा कि उद्योगों के बारे में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा कि एक नीति का निर्माण करते हैं और उसी नीति पर हम लोग धीरे-धीरे कार्य करेंगे, जिससे हम लोग उद्योगों में आगे जा सकते हैं। इसलिए जो है औद्योगिक नीति आया। औद्योगिक नीति क्या होता है कि इसमें 5 साल, 10 साल भविष्य का, 15 साल, 20 साल या फिर 30 साल तक का एक नीति तैयार किया जाता है कि इतने सालों में हमें क्या-क्या करना है। उसी को जो है औद्योगिक नीति कहते हैं, और वो सारी बात जो है उद्योगों से संबंधित होती है। इसलिए स्वतंत्रता के बाद जो है भारत में 3 औद्योगिक नीति की घोषणा किया गया था स्वतंत्रता के बाद। आज देखिए जाए तो लगभग 6 औद्योगिक नीति का निर्माण हो चुका है। उद्योग लगाने, क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जब तक उद्योगों का विकास नहीं होगा तो कोई भी अर्थव्यवस्था जो है आगे नहीं जा सकता, आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। तो इस प्रकार जो है औद्योगिक नीति का निर्माण किया गया, और आज देखिएगा लगभग 6 औद्योगिक नीति है, और 6 औद्योगिक नीति जो है हमने पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसमें जो इम्पोर्टेंट है, हम लोग कुल 4 औद्योगिक नीति को समझेंगे, ठीक है? आइए हम लोग एक-एक करके उसको समझते हैं।
तो अब आइए हम औद्योगिक नीति को समझते हैं। देखिए, प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो है आज़ादी के जस्ट बाद हुई थी, लगभग 1 साल बाद, 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को। उस समय तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे यदि प्रश्न पूछा जाए कि प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी, तो 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी। और किनके द्वारा किया गया था, तो उस समय उद्योग मंत्री थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है। इस पहली औद्योगिक नीति के द्वारा ही देश में मिश्रित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई। सबसे पहले इसमें कहा गया था कि देश में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को लाना है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव जो है किस औद्योगिक नीति के द्वारा रखी गई थी, तो प्रथम औद्योगिक नीति के द्वारा रखी गई थी। ठीक है। और इसकी शुरुआत ध्यान रखिएगा 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। द्वितीय की बात करें तो द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा जो है 30 अप्रैल 1956 ईस्वी को किया गया था, जिसमें उद्योगों को सार्वजनिक, निजी तथा संयुक्त क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। आगे हम बताएंगे आपको वीडियो के लास्ट में कि उद्योगों को जो है 3 भागों में बांटा गया है: सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र। तो ये इनको 3 भागों में कब बांटा गया था, तो द्वितीय औद्योगिक नीति के द्वारा बांटा गया था। उसी में कहा गया था कि उद्योगों को 3 भागों में बांट दिया जाना चाहिए: सार्वजनिक में, निजी में और संयुक्त क्षेत्र में। और इसकी घोषणा कब हुई थी, तो 30 अप्रैल 1956 ईस्वी को हुई थी। ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब आइए हम समझते हैं तृतीय औद्योगिक नीति। देखिए, तृतीय औद्योगिक नीति की घोषणा जो है 23 दिसंबर 1977 ईस्वी को हुई थी। उस समय तत्कालीन उद्योग मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडीज। जॉर्ज फर्नांडीज के देखरेख में या फिर इन्हीं के द्वारा जो है तृतीय औद्योगिक नीति की शुरुआत 1977 में की गई थी। ठीक है। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य था रोजगार व आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं में वृद्धि करना। यानी इसका उद्देश्य था कि रोजगार को बढ़ाया जाए देश में, और आवश्यक उपभोक्ता वस्तु का जो है वृद्धि किया जाए, उसका निर्माण बहुत अधिक किया जाए। और जो है लघु एवं कुटीर उद्योगों की विस्तार की नीति को अपनाना था। वीडियो के आगे आप सब लोग समझिएगा कि लघु और कुटीर उद्योग जो है ये क्या होते हैं। फिलहाल आप इतना समझिए कि तृतीय औद्योगिक नीति में जो है इनका विस्तार करना था, इनको बड़े पैमाने पर फैलाना था पूरे देश में, ताकि देश का विकास हो सके। क्योंकि लघु और कुटीर उद्योग ही हैं ऐसे बड़े बड़े उद्योगों में जो है मदद करने का काम करते हैं। तो इनका विस्तार करना तृतीय औद्योगिक नीति में घोषणा किया गया था। ठीक है। तो हम लोग प्रथम औद्योगिक नीति, द्वितीय औद्योगिक नीति और तृतीय औद्योगिक नीति को समझ लिए। अब हम लोग देखेंगे नई आर्थिक नीति को। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आइए उसको हम लोग समझते हैं। तो अब आइए हम समझते हैं नई आर्थिक नीति को। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो है 24 अप्रैल 1991 ईस्वी को हुई थी। ये आपको सन ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली जो है कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी, तो 24 अप्रैल 1991 को। 1991 में क्यों हुई थी, क्योंकि उस समय हमारा देश जो है वित्तीय आर्थिक संकट से जूझ रहा था। यानी हमारे देश में पैसा की कमी हो गई थी कि भविष्य में अपने देश को कैसे चलाया जाए। इसके पीछे कारण था कि हम लोग जस्ट ही आज़ाद हुए थे, 1947 में आज़ाद हुए, और 1991 में आर्थिक संकट से हम लोग जूझने लगे। क्योंकि उस समय हमारे देश में उतने उद्योग नहीं थे, जिससे सरकार को टैक्स नहीं मिल पा रहा था उतना। सरकार जो है नॉर्मल नॉर्मल चीज़ों में टैक्स वसूल रही थी, जिससे सरकार के पास जो है आय कम हो गया। और प्रशासन को चलाने के लिए, उसके संचालन के लिए, परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए, विभिन्न तरह की परियोजनाओं को निर्माण करने के लिए देश में बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा था, लेकिन आय हमारा नहीं बढ़ रहा था। इस वजह से आय जो है कम हो गया और व्यय हम लोगों का ज़्यादा हो गया, जिससे हमें आर्थिक संकट से जूझना पड़ा 1991 में। और उस समय क्या हुआ कि कोई भी देश हमें कर्ज देने के लिए तैयार नहीं था। बहुत सारे हम लोग कर्ज भी ले चुके थे पहले से ही। आईएमएफ भी हम लोगों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं था। कोई भी विदेशी निवेशक थे, वह देश में निवेश करने से बच रहे थे, डर रहे थे, हो सकता है कि उनका पैसा डूब जाए। इस वजह से कोई निवेशक भी नहीं आ रहे थे। इसी कारण से हम लोग जो है आर्थिक संकट से जूझने लगे। और जब आईएमएफ से हम लोग लोन मांगे, तो आईएमएफ ने बहुत सारे शर्तें हम लोगों पर थोप दिया लोन देने के लिए। और उसके बाद जो है उसने लोन दिया,
तो उस लोन से हम लोगों ने बहुत सारे कर्जा को भरा और देश को धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। इसी के लिए जो है एक नीति का निर्माण किया गया ताकि उस नीति पर चला जा सके और बढ़िया तरीका से उस पर कार्य किया जा सके ताकि देश को आगे बढ़ाया जा सके। और उस समय ध्यान रखिएगा महज 15 दिनों के लिए ही पैसा बचा था, आगे हम पढ़ेंगे। तो उसी के लिए नई आर्थिक नीति की शुरुआत किया गया ताकि उस पर बढ़िया ढंग से कार्य किया जा सके 24 अप्रैल 1991 में। ठीक है, अब आइए इसको हम लोग विस्तार से समझते हैं। देखिए, देश में 1991 में वित्तीय आर्थिक संकट के कारण नई आर्थिक नीति की शुरुआत की गई, क्योंकि उस समय देश में उद्योगों की कमी थी। सरकार अपनी प्रशासन के संचालन के लिए, परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए टैक्स से पैसा जुटाती थी। फिर भी आय से अधिक व्यय था, इसलिए सरकार बैंकों से, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से, अन्य देशों से कर्जा लेती थी। क्योंकि आय हम लोगों का कम था और व्यय ज़्यादा था और खर्चा भी करना आवश्यक था, क्योंकि अभी अभी हम लोग आज़ाद हुए थे तो देश को आगे ले जाना है। इस वजह से तो हम लोग कर्जा लेने लगे। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी कर्जा लिए, बैंकों से भी कर्जा लिए। इससे देश पर कर्ज का बोझ जो है बढ़ता गया। उन दिनों कोई देश या अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भी भारत में निवेश करना नहीं चाहते थे, जिससे भारत का भुगतान संतुलन गड़बड़ा गया। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग भुगतान संतुलन के बारे में पढ़े थे, क्योंकि ज़्यादा आयात होने लगा और निर्यात जो है बहुत कम हो गया, क्योंकि उस समय हमारे देश में उद्योग तो उतना था नहीं और ना ही उद्योग का हम विकास कर पाए थे। इस वजह से हमारा भुगतान संतुलन जो है गड़बड़ाते चला गया। पैसा न होने के कारण आयात निर्यात पर भी भारी शुल्क लगे थे, क्योंकि हम लोग के पास पैसा नहीं था तो हम लोग आयात निर्यात पर ज़्यादा शुल्क लगाई थी सरकार, ताकि ज़्यादा कमाई हो सके। विदेशी व्यापार पर बहुत सी कड़ा प्रतिबंध लगे थे, जो विदेशों से आता था सामान उन सभी पर। इन सभी कारणों के कारण भारत को 1991 में आर्थिक संकट झेलना पड़ा। उस समय आवश्यक वस्तुएं एवं पेट्रोलियम के आयात का भुगतान के लिए मात्र 15 दिनों के लिए ही विदेशी मुद्रा बचा था। देखिए, हमारे पास जो है महज 15 दिन के लिए विदेशी मुद्रा बचा था आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए। जो भी इम्पोर्टेंट वस्तु होती है दिनचर्या के लिए, उसके लिए मात्र 15 दिन के लिए ही विदेशी मुद्रा हम लोगों के पास बचा था। कोई भी देश मदद करने को तैयार नहीं था उस समय। इस स्थिति में भारत ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF इसका जो है दरवाज़ा खटखटाया। फलस्वरूप देश को $7 बिलियन का लोन जो है कुछ शर्तों के साथ मिला। IMF के द्वारा कितना बिलियन डॉलर लोन मिला हम लोगों को? तो $7 बिलियन लोन मिला, बहुत सारे शर्तों के साथ। इन शर्तों में कहा गया कि सरकार जो है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण करेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है यानी IMF के द्वारा शर्त रखा गया कि हम आपको उसी शर्त पर लोन देंगे कि जब आप जो है अपने देश में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जो है स्थापित करिएगा, इनको लागू करिएगा। अनेक क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप कम करिएगा। बहुत सारे क्षेत्रों में सरकार जो है दबाव बहुत ज़्यादा बना दी थी कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं, वो काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग गुलामी से बहुत डर गए थे। इस वजह से बहुत सारे नियम कानून लगाए गए थे सरकारी क्षेत्रों में। तो इसने कहा कि अनेक क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप आप कम करिएगा, ये IMF ने कहा और विश्व बैंक ने। और विदेशी व्यापार पर लगे प्रतिबंध भी हटाइएगा। ये IMF बोल रहा है कि जो भी विदेशी व्यापार पर कड़ा प्रतिबंध लगा है उनको आप हटाइएगा। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को आप लागू करिए। जो अनेक क्षेत्र में आपने सरकारी हस्तक्षेप लगाया है उसको भी बहुत ज़्यादा कम करिए। भारत सरकार ने इन सभी शर्तों को मान ली, क्योंकि पैसा की आवश्यकता थी तो सभी शर्तों को मानना आवश्यक था। और ये बहुत खराब भी कह सकते हैं कि ये हमारे देश में प्रतिबंध था उस समय। तो और इन्हीं को पूरा करने के लिए नई आर्थिक नीति की घोषणा किया गया, इन सभी शर्तों को मानकर। ठीक है, 24 अप्रैल 1991 में नई आर्थिक नीति की घोषणा किया गया, इन सभी शर्तों को मानकर। ठीक है, अब आइए हम समझते हैं कि उदारीकरण क्या होता है, निजीकरण क्या होता है और वैश्वीकरण क्या होता है। अब आइए हम समझते हैं कि उदारीकरण क्या होता है। देखिए, उदारीकरण से आशय है कि आर्थिक नियमों व कानूनों को सरल बनाया जाएगा। मतलब उदारीकरण का मतलब ये होता है कि देश में जो भी आर्थिक नियम और कानून कड़े हैं, कड़ी प्रतिबंधों के साथ लगाए गए हैं, उनको सरल बनाना। नियम कानून को क्या बनाना? सरल बनाना उदारीकरण कहलाता है। और सरकार आर्थिक गतिविधियों में अपनी भूमिका सीमित करेगी
और निजी क्षेत्र को अपनी भूमिका बढ़ाने की स्वतंत्रता प्रदान करेगी, उसी को उदारीकरण कहा जाता है। सिंपल भाषा में अगर आप समझें तो आप देखिए कि जो भी नियम कानून होते हैं आर्थिक नियमों में प्रतिबंधित होते हैं, तो उनको जो है सरल बनाने का काम जो है उदारीकरण कहलाता है। ठीक है, तो उदारीकरण जो है 1991 के बाद जो है भारत में किया गया। इसके तहत जो है बहुत सारी चीज़ों को किया गया, जैसे कि परमाणु ऊर्जा नशीली पदार्थ को छोड़कर अन्य सभी के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया, क्योंकि 1991 से पहले देश में जो है बहुत सारे कार्य ऐसे थे, मतलब 99% कार्य थे जिसमें लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती थी। कोई भी कार्य करिए तो लाइसेंस बनवाना पड़ता था तब जाके, तो इससे लोग जो है बचते थे, क्योंकि बहुत सारे पेपर ऊपर फलना ढिमकाना बहुत सारी चीज़ें थी जिनको साइन करिए, ये करिए, वो करिए, तब जाके आप कोई उद्योग खोल सकते थे, कोई आप कार्य कर सकते थे। तो लाइसेंस के चलते बहुत सारे लोग जो है ये बचते थे किसी भी कार्य को करने के लिए, कोई भी बिजनेस चालू करने के लिए। तो उदारीकरण में कहा गया कि नहीं नहीं, हर तरह की चीज़ों के लिए अब लाइसेंस नहीं लगेगा, आपको जो है परमाणु ऊर्जा, नशीली पदार्थ, इन सभी को छोड़कर बाकी सभी में जो है लाइसेंस आपकी आवश्यकता नहीं है। परमाणु ऊर्जा का कार्य कोई करिएगा, नशीली पदार्थ अगर कर रहे हैं तो इसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक चीज़ होते हैं। ठीक है, बाकी किसी भी चीज़ के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी प्राइवेट व्यक्ति हो बैंक खोल सकता है। कोई भी प्राइवेट व्यक्ति, जैसे आज के डेट में देखिएगा बहुत सारे प्राइवेट बैंक हैं, तो ये उदारीकरण का ही देन है। नहीं तो पहले ऐसा नहीं हो सकता था, केवल सरकारी ही हो सकती थी कि वो बैंक खोल सकती थी। आज हर कोई खोल सकता है, जो भी व्यक्ति है उनके पास पैसा है। एफडीआई को अनुमति मिल गई कि अब आप भारत में निवेश कर सकते हैं। एफडीआई इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि निवेश करते हैं। अगर 10% से अधिक निवेश कर रहे हैं तो उस कंपनी को एफडीआई कहा जाता है। तो उनको अनुमति मिल गई थी कि आप भारत में निवेश कर सकते हैं। कर व्यवस्था में सुधार करने के लिए 2016 में जीएसटी लाया गया। ये भी आप देखिए चुके हैं कि 2016 में क्या लाया गया था, जीएसटी, ताकि कर की जो व्यवस्था है वो और सिंपल हो सके, ताकि कोई भी कर देने से कतराए नहीं। न तो पहले जो था कि बहुत दिक्कत होता था कर देने में, 12 प्रकार के 18 प्रकार के पेपर होते थे, साइन वगैरह, ये वो, ये कर वो कर। अब जीएसटी लाया गया, सभी करों को समेट दिया गया एक में ही, और सिंपल हो गया है कर देना। आयात निर्यात पर लगे प्रतिबंध को खत्म कर दिया गया और शुल्कों को कम किया गया। जो भी आयात और निर्यात में अनावश्यक प्रतिबंध लगाए गए थे उन सभी को खत्म कर दिया गया। तो उदारीकरण के तहत जो है किसी भी नियम कानून को सरल बनाया जाता है, तो विभिन्न तरीकों से नियम कानून को सरल बनाया गया, तब जाके धीरे धीरे देश का जो है विकास हुआ। जैसे आप सोच सकते हैं कि पहले टैक्स देना बड़ा मुश्किल था, विभिन्न तरह के पेपर ऊपर, ये काम करिए वो काम करिए, इस वजह से लोग कतराते थे टैक्स देने में। तो जब टैक्स लोग देवे नहीं करेंगे तो देश चलेगा कैसे? इसलिए इसको सरल बनाया गया, जीएसटी लाकर सभी कर को एक में कर दिया गया। अब टैक्स देना आसान है, तुरंत आप टैक्स दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे सरकार के पास भी पैसा ज़्यादा आएगा, तो इससे विकास किया जा सकता है। ठीक है, अब हम समझते हैं प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण। ये क्या है? तो देखिए, जब भी सरकार अपनी संपत्ति जो है किसी निजी व्यक्ति के हाथों में सौंप देती है और उसका संचालन जो है अब निजी व्यक्ति ही हर तरह का देख रेख करता है, तो उसी प्रक्रिया को निजीकरण कहा जाता है, यानी प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, किसी सार्वजनिक उपकरण के स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग करना और निजी हाथों में सौंपना निजीकरण कहलाता है। जैसे हाल फिलहाल में रेलवे का निजीकरण हुआ, तो रेलवे का निजीकरण हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार जो है, ये पहले सरकार का रेलवे था, तो अब सरकार क्या कर दी कि निजी हाथों में उसको सौंप दी। अब निजी हाथ में सौंपने का मतलब है कि जो भी निजी व्यक्ति उसको लेगा तो उसका देख रेख, उसका मरम्मत, जितने भी खर्च वगैरह जो भी होते हैं वो सब वही करेगा। तो इसी को कहा जाता है निजीकरण करना। सरकार इसमें जो है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सीधे निजी हाथों में बेच देती है, इसे विनिवेशित कहा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। निजीकरण का मतलब होता है कि सरकार अपनी संपत्ति को निजी व्यक्तियों के हाथों में सौंप देती है, उसका देख रेख निजी व्यक्ति करता है, उसी को निजीकरण कहा जाता है, यानी प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। देखिए, वैश्वीकरण का मतलब क्या है कि आप जो है अपने देश में अनुमति दे देते हैं किसी दूसरे देश को कि आप आकर यहाँ पर व्यापार करिए, निवेश करिए, या फिर आप अगर कोई कंपनी खोलिए, फैक्ट्री खोलिए, तो इसकी अनुमति देना जो है, इसी प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहा जाता है। किसी भी देश को अगर विकसित बनाना हो तो वहाँ पर वैश्वीकरण जो है बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि दूसरा देश आकर उसमें निवेश करेगा,
निवेश करेगा तो वहाँ की जो कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, वो बहुत ज़्यादा विकसित करेगी, अपना विस्तार करेगी, जिससे पूरे विश्व में उनका मार्केट फैलेगा। तो वैश्वीकरण जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये 1991 से भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत किया गया। वैश्वीकरण का तात्पर्य अर्थव्यवस्था को वस्तु, सेवा, पूंजी और निवेश के संदर्भ में शेष विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए खोलना, इसी प्रक्रिया को वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है कि आप हमारे देश में आकर निवेश करिए, आयात निर्यात करिए, वस्तु लाकर बेचिए, हम आपके देश में जाकर बेचेंगे। तो इस तरह से लेन देन करना जो है, इसी प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है। यह समग्र विश्व को एक बनाने या सीमा मुक्त विश्व की रचना करने का प्रयास है, उसी को वैश्वीकरण कहते हैं। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 1955 में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का गठन किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का गठन कब हुआ था, तो 1955 में किया गया था, वैश्वीकरण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए। इसके उद्देश्य था कि ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना जिसमें व्यापार को प्रोत्साहन मिले और विश्व के संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग हो सके और संसाधन का भी संरक्षण हो। ऐसा नहीं है कि संसाधन का उपयोग करें तो संसाधन का हम लोग दोहन करें, उसके संरक्षण के साथ साथ संसाधन का बढ़िया ढंग से उसका उपयोग किया जाए और पूरे विश्व में व्यापार को बढ़ावा दिया जाए, व्यापार को प्रोत्साहन दिया जाए। ये WTO का लक्ष्य था ताकि वैश्वीकरण को जो है पूरा किया जा सके, और इसका गठन जो है 1955 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है। इस तरह से 1991 से लेकर अब तक जो है बहुत ज़्यादा सेवा क्षेत्र में सकारात्मक सुधार हुए। सेवा क्षेत्र का मतलब जैसे जो लोग सेवा देते हैं, जैसे एक देश से दूसरे देश में जाकर कोई कार्य करते हैं, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, चाहे नॉर्मल कोई व्यक्ति हो गया, तो वो सेवा देते हैं एक देश से दूसरे देश में। तो सेवा क्षेत्र में देखा गया कि भारत में सबसे ज़्यादा सकारात्मक सुधार हुआ है वैश्वीकरण के कारण। तो ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया है प्रश्न, आपको याद रखना है। ठीक है। तो 1991 से लेकर अभी तक जो है बहुत ज़्यादा सुधार हो गया है हमारे देश में। देश भी हमारा विकसित कर रहा है, हम लोग आगे बढ़ेंगे किस तरीक़े से। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी तक जो है 1991 के बाद फिर आज तक भारत में कोई भी औद्योगिक नीति नहीं लाया गया, ना ही कोई आर्थिक नीति को अपनाया गया है। मतलब 1991 से लेके ये 2025 चल रहा है, 8वां महीना, लगभग 34 बरस समय हो गया, और इस 34 वर्ष के दौरान जो है कोई भी औद्योगिक नीति देश में नहीं आया है। और ये देश के लिए बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि औद्योगिक नीति आता है तो हम लोग टारगेट ले लेते हैं कि हमें 10 सालों में, 15 सालों में क्या करना है। यह देश के लिए ऐसा होना चाहिए कि भले ही लंबे समय के लिए आए या फिर छोटे समय के लिए, लेकिन हर बार जो है औद्योगिक नीति आए। क्योंकि जब तक हम लक्ष्य को निर्धारित नहीं करेंगे कि हमको करना क्या है, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो हमारे उस समय के नेता कितने अच्छे थे, उस समय के देश देखिए कि हर बार औद्योगिक नीति आता गया, नई आर्थिक नीति आया, तब जाके धीरे धीरे हम लोग विकास किए। लेकिन आज जो है 34 बरस हो गया 1991 के बाद से 2025 से, लेकिन एक भी औद्योगिक नीति नहीं आई है। क्या कर रही है सरकार, अब ये सरकार ही जाने। लेकिन धीरे धीरे देखा गया है कि देश भी थोड़ा विकास कर रहा है, लेकिन औद्योगिक नीति आ जाए तो लक्ष्य फिक्स हो जाएगा, जिससे हम लोग और तेज़ी से विकास कर सकते हैं। ठीक है। अब आइए हम समझते हैं आर्थिक सुधारों की दशा। मतलब 1991 में नई आर्थिक नीति की शुरुआत हुई थी और आज जो है 2025 चल रहा है। तो इन 34 सालों के अंदर नई आर्थिक नीति के लाने से क्या क्या सुधार हुए हैं, क्या क्या सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। देखिए, 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार जो था वो 5.86 लाख करोड़ था। उस समय 1991 में अर्थव्यवस्था का आकार हमारा कितना था, तो 5.86 लाख करोड़ था, जो कि 2024-25 में 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा हम लोगों के अर्थव्यवस्था का आकार जो है बढ़ा हुआ है, तो ये सकारात्मक प्रभाव है। इस तरह से जो है भारत अब दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। हाल ही में हम लोगों ने रिपोर्ट पढ़ा और हम लोग जो है जापान को पीछे छोड़ दिए हैं। हम लोग 4 नंबर पर आ गए हैं, जापान चला गया है 5 नंबर पर। तो ये अर्थव्यवस्था का हमारा आकार जो है इन 34 सालों में बढ़ा है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है, तो भारत है। हम लोगों ने किन देश को पीछे छोड़ा है, तो जापान को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है।
उसके बाद देखिए कि 1991 में भारत में प्रति व्यक्ति आय जो था वो $300 था। मतलब प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है कि एक व्यक्ति साल भर के अंदर जितना कमाता है तो उसी को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। तो 1991 में एक व्यक्ति साल भर में लगभग $300 कमाता था। 2013-14 में ये $1438 हो गया, बढ़ गया। फिर 2024-25 में जो है $2880 तक पहुंच गया है। यानी आज के डेट में एक व्यक्ति जो है साल भर के अंदर लगभग 2.5 लाख रुपया कमाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि भारत में वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो 2880 अमेरिकी डॉलर है। ठीक है। अब प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से क्या हुआ कि गरीबी खत्म हुआ है, क्योंकि लोगों के पास पैसा आया है, तो धीरे धीरे गरीबी भी खत्म हो रहा है। तो ये सकारात्मक प्रभाव है। फिर देखिए कि वर्ष 1991-92 में भारत का कुल निर्यात एवं आयात जो था वह क्रमशः 179 एवं 195 बिलियन डॉलर था। मतलब 1991 में निर्यात हम लोगों का 179 बिलियन डॉलर डॉलर का था और आयात जो था 195 बिलियन डॉलर का था, जो कि 2024-25 में यह बढ़कर 820 एवं 915 बिलियन डॉलर हो गया। यानी 179 से निर्यात जो है 820 हो गया और 195 से आयात 915 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है 2025 में। तो यानी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो ये भी सकारात्मक प्रभाव है। 1991 में भारत का जो है फॉरेन रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार जो था वह 1.5 बिलियन डॉलर का था। लगभग 1.5 बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा हम लोगों के पास था 1991 में। आज 2024-25 में की बात करें तो लगभग 700 बिलियन डॉलर हो गया है। यानी देखिए कि बहुत ज़्यादा उछाल हुआ है 1991 से लेकर 2025 के बीच में। यानी बहुत ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव हुआ है। तो बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें हम लोगों ने सकारात्मक प्रभाव को देखा है। तो इन सभी पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है। लेकिन इसमें जो है बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव भी हैं। हम लोगों के बहुत सारे चीज़ों में असफलता भी हाथ लगा है। नई आर्थिक नीति के तहत ये सब सुधार नहीं हुए हैं। जैसे कि आज तक जो है रोजगार की जो समस्या है वो ख़त्म नहीं हुई। बेरोजगारी जो है हमारे देश में बनी की बनी रह जाती है। रोजगार सृजन नहीं हो पाया। कृषि क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जितना हम लोगों को देना चाहिए था। आज भी किसान जो है फांसी लगाते हैं, उनको उचित दाम नहीं मिल पाता है। जैसे जैसे समय बीतता है जो भी फसल है वो और सस्ता हो जाता है। बिहार में घटना थी कि 1 रुपया किलो गोभी हो गया था, तो अगले साल जो है बहुत सारे गोभी को खेत में ही किसान नष्ट कर दिया। तो कृषि क्षेत्र में हम लोग उतना ध्यान देते ही नहीं हैं। उद्योग क्षेत्र में भी नहीं देते हैं। कुटीर उद्योग हो गया, इन सभी क्षेत्रों में हम लोग उतना ध्यान आज तक नहीं दिए, जिससे ये सभी क्षेत्र जो है आज तक पीछे हैं और हम लोगों को असफलता ही हाथ लगता है। आधारभूत सुविधाओं के विकास तथा राजकोषीय प्रबंधन, इन सब पर जो है बहुत कम ध्यान दिए हैं, जिस वजह से ये सब चीज़ें जो हैं अभी तक पीछे हैं। तो इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना है। सेवा क्षेत्र में भी हम लोग जो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिए हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो नीति का निर्माण करते हैं वो बहुत कम समय के लिए किया जाए और उस पर एकदम अडिग होकर उस पर कार्य किया जाए, तब जाके देश को आगे ले जाया जा सकता है। लेकिन हम लोग क्या किए हैं कि 1991 में नई आर्थिक नीति की घोषणा हुई है और आज 2025 है, लगभग 34 सालों के अंदर आज तक फिर कोई भी नई आर्थिक नीति नहीं आया। हम लोग जो है जात पात धर्म पर इसी पर आज तक जो है लड़ते आ रहे हैं, लेकिन इस बात पर आज तक कोई भी सवाल नहीं उठाया गया है, ना ही टीवी चैनलों के द्वारा, कि और जो है नई आर्थिक नीति 2.0 को लाया जाए ताकि देश को आगे बढ़ाया जा सके। छोटे छोटे चीज़ों पर ध्यान देकर आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन हम लोगों ने इन सभी चीज़ों पर अभी तक ध्यान नहीं दिया है। इस वजह से हम लोग इन सभी क्षेत्रों में अभी तक पीछे हैं। भले हम लोगों का देश धीरे धीरे अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ रहा है, लेकिन और तेज़ी से बढ़ सकता है। जब तक हम लोग इन सभी चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है। अब आइए हम उद्योगों का वर्गीकरण को समझते हैं। इससे जो है एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको मैं आगे बताऊंगा कि कैसे पूछा जाता है। आइए उन सभी चीज़ों को हम लोग समझते हैं। देखिए, उद्योगों को जो है बहुत आधारों पर बांटा जाता है। उन सभी आधारों को हम लोगों को समझना है। सबसे पहला है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योग जो है कितने भागों में बांटा गया है उद्योगों को। तो ध्यान रखिएगा कि स्वामित्व के आधार पर कुल 4 भागों में उद्योग को बांटा गया है। एक होता है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, दूसरा होता है निजी क्षेत्र के उद्योग, तीसरा होता है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग और चौथा होता है सहकारी क्षेत्र के उद्योग। ठीक है।
देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग क्या होते हैं, इसमें सरकार की हिस्सेदारी जो है 50% से अधिक होती है। जब भी किसी उद्योग में सरकार अपनी हिस्सेदारी 50% देती है, मतलब 50% उसमें अपना पैसा लगाती है, तो उसको जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहा जाता है। जैसे महारत्न कंपनी हो गई, नवरत्न कंपनी हो गई, तो इन सभी क्षेत्रों में सरकार की हिस्सेदारी जो है 50% होती है, तो इनको सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग कहा जाता है। ठीक है। आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा, कहेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग है, तो उसमें महारत्न कंपनियों का नाम देगा, नवरत्न कंपनियों का नाम देगा, तो आपको बताना है। हम लोग जो पार्ट 2 वीडियो इसका आएगा उसमें हम लोग महारत्न और नवरत्न कंपनियों के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर इतना ध्यान रख सकते हैं। दूसरा होता है निजी क्षेत्र के उद्योग, जिनका मालिकाना हक जो है निजी व्यक्तियों के पास होता है, तो उसको निजी क्षेत्र के उद्योग कहा जाता है। जैसे टाटा ग्रुप, टाटा ग्रुप पर एक ही को मालिक हैं, उसमें सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, निजी व्यक्ति का है। रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, अडानी ग्रुप हो गया, अडानी ही मालिक है अडानी ग्रुप के, उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है, तो अडानी निजी व्यक्ति हो गए, तो ये निजी क्षेत्र के सब क्या हो गए, उद्योग हो गए। उसके बाद होता है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, इसमें जो है सरकार एवं निजी दोनों तरह के व्यक्तियों का हाथ होता है, तो उसको संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहा जाता है। इसी को ट्रिपल पी कहा जाता है। मतलब इसमें सरकार का भी हाथ होता है, अधिकार होता है, और निजी व्यक्ति का भी अधिकार होता है। जैसे मेट्रो हो गया, मारुति उद्योग हो गया, तो ये जो है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग हैं, इसमें सरकार का भी और निजी व्यक्ति दोनों का हाथ है। ठीक है। उसके बाद होता है सहकारी क्षेत्र के उद्योग, वैसे उद्योग जिनका स्वामित्व एवं प्रबंधन एक वर्ग के लोगों के पास होता है, जिनका काम जो है लाभ कमाना नहीं होता बल्कि वर्ग के लोगों की मदद करना होता है, तो उसको सहकारी क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। जैसे कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक का आप नाम सुने होंगे, तो वो जो है सहकारी क्षेत्र के उद्योग हैं। ये एक वर्ग के लोग चलाते हैं और इनका काम जो है लोगों की मदद करना होता है, लोन बांटना होता है। इसके बारे में अगर आपको समझना है तो हमारे बैंक वाले वीडियो को समझ सकते हैं। हम लोगों ने इकोनॉमिक्स को लगभग 90% तक कंप्लीट कर दिया है। अब जो है लगभग 4 से 5 वीडियो और आएगी, जिसमें पूरा इकोनॉमिक्स हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, और इसी मंथ में यह खत्म हो जाएगा। डेयरी उद्योग हो गया, डेयरी उद्योग देखिए ये सहकारी क्षेत्र के उद्योग हैं। डेयरी उद्योग का लाभ कमाना नहीं होता है, ये लोगों की मदद करना होता है। क्योंकि गांव जवार में बहुत सारे लोग पशु पशु पालते हैं, गाय भैंस, तो उनका दूध जो है वो ले जाकर शहरों में नहीं बेच सकते, या फिर शहर के जो बड़े बड़े दुकानदार हैं वो गांव में आकर इकट्ठा नहीं कर सकते, इसलिए डेयरी उद्योग खोला गया है। उस उद्योग में सारे लोग जाते हैं, अपना दूध देते हैं, उनको उचित दाम मिल जाता है, और वो डेयरी उद्योग वाले ले जाकर दुकान में पहुंचा देते हैं। तो वो क्या करते हैं, सेवा करते हैं, उनका लाभ कमाना उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है। तो स्वामित्व के आधार पर 4 वर्गों में उद्योगों को बांटा गया है, इनको आप ध्यान रखिएगा, इनसे प्रश्न से पूछा जाता है। अब हम देखते हैं आकार के आधार पर। देखिए, आकार के आधार पर उद्योगों को जो है 2 भागों में बांटा जाता है। एक लघु उद्योग यानी स्मॉल इंडस्ट्री, और बृहद उद्योग यानी लार्ज इंडस्ट्री। इन 2 भागों में बांटा गया है आकार के आधार पर। ठीक है। लघु उद्योग क्या होता है कि वैसा उद्योग जिनमें 1 करोड़ से कम निवेश हुआ हो, 1 करोड़ से कम पैसा लगा हो, तो उसको हम लोग लघु उद्योग के नाम से जानते हैं, यानी स्मॉल इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है। और जिन उद्योग में 1 करोड़ से ज़्यादा निवेश किया गया हो, 1 करोड़ से अधिक पैसा लगा हो, तो उसको बृहद उद्योग के नाम से जाना जाता है। कोई भी उद्योग हो, अगर उसमें 1 करोड़ से कम पैसा लगा है तो उसको लघु उद्योग कहेंगे। अगर किसी उद्योग में 1 करोड़ से अधिक पैसा लगा है, 2 करोड़, 1.5 करोड़, तो उसको बृहद उद्योग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आकार के आधार पर 2 प्रकार के उद्योग होते हैं, लघु उद्योग और बृहद उद्योग। अगला आधार है कच्चा माल के आधार पर। तो देखिए, कच्चा माल के आधार पर जो है 3 तरह के उद्योग होते हैं। एक होता है कृषि आधारित उद्योग, दूसरा खनिज आधारित उद्योग, और तीसरा होता है वन आधारित उद्योग। ठीक है। देखिए, कृषि आधारित उद्योग का मतलब क्या है कि जिसमें कृषि से संबंधित जो भी चीज़ें उसका इस्तेमाल करके बनाया जाता हो, तो उसको कृषि आधारित उद्योग के नाम से जाना जाता है। जैसे कपड़ा हो गया, सूती वस्त्र हो गया, चीनी हो गया, जूट हो गया, तो ये सब जो है कृषि आधारित उद्योग है, क्योंकि इनका इनका निर्माण जब भी किया जाएगा तो कृषि से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके इनका निर्माण किया जाएगा। जैसे कपड़ा बनाएंगे तो कपास से बनाएंगे, रुई से बनाएंगे, तो कृषि आधारित हो गए।
सूती वस्त्र, चीनी बनाएंगे तो गन्ना से, गन्ना जो है खेतों में होता है तो वो कृषि से संबंधित हो गया। तो इन सभी उद्योगों को कृषि आधारित उद्योग कहा जाता है, जहाँ पर इन सभी का निर्माण किया जाता है। ठीक है। एक होता है खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग का मतलब खनिजों से जो चीज़ बनाया जाता है जिस उद्योग में, उस उद्योग को कहा जाता है खनिज आधारित उद्योग। जैसे स्टील उद्योग, स्टील बनाते हैं तो लोहा का उपयोग किया जाता है उसमें, तो वो क्या है कि खनिज है, तो उसको खनिज आधारित उद्योग कहा जाएगा। लौह उद्योग हो गया, इस्पात उद्योग हो गया, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का बर्तन जहाँ पर बनता है जिस उद्योग में, तो उसको कहा जाएगा खनिज आधारित उद्योग, क्योंकि एल्युमिनियम जो है खनिज है, उसी का निर्माण करके एल्युमिनियम से बर्तन बनाया जाता है, तो उसको खनिज आधारित उद्योग कहा जाएगा। अगला है वन आधारित उद्योग, मतलब वन का प्रयोग किया जाए तो उस उद्योग को वन आधारित उद्योग क्या कहा जाएगा। जैसे पेपर मिल उद्योग, पेपर जब बनता है तो वन से बनता है, तो वह कौन सा उद्योग हो जाएगा, वन आधारित उद्योग हो जाएगा। रेशम वस्त्र का उद्योग हो गया, कागज उद्योग हो गया, कागज भी बनाते हैं, पेपर बनाते हैं, तो ये वनों का इस्तेमाल करके ही बनाया जाता है, तो उसको वन आधारित उद्योग कहा जाएगा जिस उद्योग में ये तैयार होंगे तो। ठीक है। तो हम लोगों ने उद्योगों का वर्गीकरण देख लिया, स्वामित्व के आधार पर, आकार के आधार पर और कच्चा माल के आधार पर। अगले वीडियो में हम लोग जो है भारत में उद्योगों को देखेंगे कि भारत में कौन कौन से उद्योग हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।